हेलो एवरीवन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स और इसमें जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ भी सेम चीज़ हमें पढ़ना है, थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, लेकिन पुराने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें रे एंड रे ऑप्टिक्स हेडिंग। अब रे क्या है? अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हिंदी में कहें रे एंड रे ऑप्टिक्स को तो किरण एवं किरण प्रकाश की कहते हैं। रे ऑप्टिक्स ये हमारा चैप्टर हो गया एक तरह से, ठीक है। उसमें एक किरण इसकी, तो किरण क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा पथ है जिसे प्रकाश अनुगमन करती है। ऐसे मैथमेटिक्स में हम लोग किरण पढ़ते हैं, इस तरह से किरण को दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसी किरण से हम रे ऑफ लाइट को दर्शाएंगे। आगे है रे ऑप्टिक्स क्या होता है। देन द रे ऑप्टिक्स देयरफॉर यूजेस द ज्योमेट्री ऑफ ए स्ट्रेट लाइन to represent macroscopic phenomena like rectilinear propagation, reflection and reflection. न्यूटन्स ने क्या बताया था? न्यूटन्स ने लाइट को बताया था, कण बताया था, पार्टिकल बताया था। लाइट इज अ पार्टिकल और यह स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। कौन सा? रे ऑफ लाइट। अब इसी फिनोमेना पे जो रे ऑप्टिक्स डेवलप हुई, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन की, जो स्ट्रेट लाइन लाइट की फिनोमेना लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है। उसी तरह हिंदी में बात करेंगे किरण प्रकाशिकी का, जिसे हिंदी इंग्लिश में रे ऑप्टिक्स कहेंगे। सरल रेखा की ज्यामिति का उपयोग करती है जिससे बड़े पैमाने पे होने वाली घटनाएं जैसे कि प्रकाश का सीधा रास्ते में फैलना, चाहे सीधे रास्ते में चलना, परावर्तन, अपवर्तन आदि को समझाया जा सके। मतलब प्रकाश की जो जो गुण है उन सब चीज को ये दर्शाती है। कौन? रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाश की। आगे बात करते हैं द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection is the phenomena of change in the path of light without any change in medium. अब यहाँ पे देखिए क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम किसी मिरर पे, मिरर कैसा होता है? मिरर ग्लास का एक टुकड़ा है जिसके एक साइड को हम लोग सिल्वर से कोटिंग कर देते हैं, तो हमें एक मिरर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मिरर है M1 M2 मिरर है और इस पे एक रे आ रही है, ए रे, और यहाँ से टकरा कर सेम मीडियम में वापस चली जाती है। जस्ट लाइक मिरर अगर रखा होगा तो मिरर कहाँ रखा होगा? अपने आसपास रखेंगे, जहाँ पे मीडियम कैसा होगा? एयर का मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा? एयर का। यहाँ से जो ए रे ऑफ लाइट है ए, ये मिरर पे मतलब एयर मीडियम में ही जाते हुए टकराया किससे? मिरर से, और फिर सेम मीडियम में वापस चला जाता है। इट मीन्स यहाँ से क्या पता है कि पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज ऑफ मीडियम, अपना पाथ चेंज करता है लेकिन मीडियम को चेंज नहीं करता है। इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। हिंदी में कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन होता है लेकिन माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन होता है लेकिन जो माध्यम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से कार्य करती है। आगे हम बात करते हैं, अब इस फिगर की बात करें, फिगर में क्या चल रहा है। देखिए इस फिगर में M1 M2 एक मिरर है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ओ है, जिस पॉइंट पे एक
इंसिडेंट रे, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे, और हिंदी में कहेंगे आपतित किरण। और ये वाली जो होगी किरण, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और हिंदी में कहेंगे परावर्तित किरण। यहाँ पे आपतित किरण है ए और परावर्तित किरण है बी, और इस पे इसी पॉइंट पे नॉर्मल एक डालते हैं, एन है नॉर्मल। अब इसमें बात करेंगे जो इंसिडेंट एंगल होगा आई, इंसिडेंट एंगल आई, ये किसके किसके बीच बनता है? यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा, हम इसको इंसिडेंट एंगल कहेंगे, आई से डिनोट करेंगे। उसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा, उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे, आर से डिनोट करेंगे। हिंदी में अगर बात करें, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहेंगे आपतित कोण, जिसे आई से डिनोट करेंगे। उसी तरह नॉर्मल एवं परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होगा, उसको परावर्तित कोण कहेंगे, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये सब क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल से इंसिडेंट होता है कोई भी रे, मतलब स्ट्रेट जो रे है, वो उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों बराबर होती है। दूसरा जो इसका रूल है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में होता है। अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम पॉइंट पे भी है और सेम प्लेन में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस हिंदी में बात करें, परावर्तन के नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा जो नियम होगा, आपतित किरण ओ ए, परावर्तित किरण ओ बी और अभिलंब ओ एन सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। गोलाकार दर्पण। आगे है हमारा जो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हिंदी में कहेंगे गोलाकार दर्पण। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर की बात करें तो सबसे पहले हम एक स्फेरिकल है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हुज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर साइड इज ओपेक। यानी कि गोलाकार दर्पण एक गोलाकार दर्पण खोखले गोले का पार्ट होता है जिसका एक सतह परावर्तक है और दूसरी तरफ का परावर्तक चाहे अपारदर्शी होता है। जस्ट लाइक कि गेंद होता है, क्या है? अगर हम बात करें गेंद की, तो गेंद का आकार कैसा है? स्फेरिकल है। अब बच्चे चूंकि इसको सर्कल समझ सकते हैं, इसलिए हम इसे बताते हैं 3D आकृति में है, लेकिन हम इसे 2D में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्फेरिकल है, और जब आप गेंद को फाड़िएगा, जैसे कि टेनिस का गेंद है, तो टेनिस के गेंद में अंदर खाली होता है, तो खोखला गेंद होता है एक्चुअल में। तो उसी तरह का अगर ग्लास का बना हो, किसका बना हो? ग्लास का बना हो खोखला, तो उसको अगर मान लिया कि ये है मिरर, ये है आपका मिरर, ये है कोई स्फेरिकल
हॉलो स्फीयर है। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से काट देते हैं, जस्ट लाइक कि अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं तो हमारे पास ये वाला 3D पार्ट बचेगा, इधर खाली होगा, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये सब खाली होगा, और जबकि ये वाला पार्ट शीशे का बना होगा, ठीक है, और इसको हमने काट के हटा लिया, तो तब जाके हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ग्लास बनेगा। अगर हम इसके एक पार्ट को क्या कर दें, सिल्वर की कोटिंग कर दे एक साइड से, ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट है ये है सिल्वर कोटिंग, तो क्या होगा, जब हम प्लेन मिरर में पढ़े थे तो क्या होता था, ये वाला जो पार्ट होता था जिधर सिल्वर कोटिंग किए हैं इस पार्ट को हम लोग ओपिक कह देंगे, चाहे इधर से हम नहीं देख सकते हैं, मतलब कि अपारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। जबकि इधर वाला पार्ट में क्या होगा, रे ऑफ लाइट जाएगा और टकरा के वापस चला आएगा, मतलब सेम एंगल से, ठीक है। इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहलाएगा। रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो जाएगा, मतलब कि यहीं से परावर्तन होगा, ठीक है। तो ये उस एक स्फेरिकल हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कनकेव मिरर क्या है, कनकेव मिरर की बात करें तो इसको दो तरीके से हम याद कर सकते हैं, जस्ट लाइक क्या हमने क्या किया, सबसे पहले एक मिरर लिया, मतलब कि एक स्फीयर लिया, उसमें से काटा, इस मिरर पार्ट को हमने काटा इस तरह से, और हमारे पास एक स्फेरिकल टाइप का मिल गया जो एक पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है। अब इसको क्या कहेंगे, जब हम बाहरी सतह को, एक सतह को हम कर देंगे तो मिरर बन जाएगा, किसी भी एक सतह, बाहरी या भीतरी किसी भी तरह की सतह को हम अगर रंग देते हैं चांदी से तो वो एक मिरर का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा कनकेव मिरर होगा और कौन सा कन्वेक्स मिरर होगा। कनकेव मिरर की बात करते हैं, whose reflecting surface is towards the center of a sphere of which the mirror is a part as shown in the figure A। मान लिया कि यह जो मिरर है इस स्फीयर का पार्ट है, तो अगर इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सेंटर की तरफ हो, जैसे कि इसका सेंटर बीच में इस साइड में है, मतलब कि जिधर से कर्व होगा सेंटर उसी साइड में होगा, तो इधर कर्व है तो सेंटर इसी साइड में है, तो अगर इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की ओर हो तो कन्वेक्स कनकेव मिरर होगा। चाहे दूसरे शब्दों में केव बनता हो जिस साइड से, अब इस साइड से क्या बन रहा है, केव बन रहा है, कुछ चीज रखा जा सकता है, जबकि इस साइड से कुछ रखेंगे गिर जाएगा, ठीक है, तो ये केव बन रहा है, तो कनकेव चाहे जिधर इसका सेंटर हो, अगर उधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे। उसी तरह यहाँ भी देखिए, ये जो मिरर है M1 M2, इसमें भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की ओर नहीं है, सेंटर के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो। ए वाला कनकेव है और बी वाला क्या है, कन्वेक्स है। यदि बात करें कनकेव मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह उस गोले की केंद्र की ओर होती है जिसका दर्पण हिस्सा है, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है। तो चित्र ए जो है ये कनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण को दर्शा रहा है। उसी जगह नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर, मतलब इसके उल्टा में जो हो, whose reflecting surface is away from the center of a sphere of which the mirror is a part as shown in the figure। इसको कहेंगे हम कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उस गोले के केंद्र से दूर होती है जिसका दर्पण एक भाग है, जैसा कि चित्र बी में बताया गया है। देखिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड है और इसका केंद्र क्या है, दूसरी साइड की तरफ है, इसलिए ये कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पे दर्पण में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जस्ट लाइक कि पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए
जब हम 2D में किसी, अगर ये कर्वेचर और कर्व क्या होता है, सबसे पहले जब हम 2D पढ़ते हैं तो 2D में क्या हो गया, यह एक सर्कल हो गया, इसमें से कोई पार्ट काटते हैं तो ये हो गया आपका कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। उसी जगह जब हम इसी को 3D में बात करते हैं, किस में बात करते हैं? 3D में। तो जब हम काटते हैं तो यहाँ पे कोई एक 2D आकृति नहीं आती है, यहाँ पे एक्चुअल में एक 3D आकृति कटती है। जैसे कि अपने हाथ को अगर आप कर्व कर लेते हैं, मतलब हथेली को अगर आप टेढ़ मतलब कर्व करते हैं तो जिस तरह का सरफेस आपको मिलता है वो आपका कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्वेचर। 2D आकृति से काटेंगे तो कर्व मिलेगा और 3D आकृति से काटेंगे तो कर्वेचर मिलेगा। इस तरह की बातें होती हैं। The center of the sphere of which the mirror part forms a part is called center of the curvature. It is represented by C. वक्रता केंद्र हिंदी में कहते हैं। जिस गोले का दर्पण भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाया जाता है। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। हिंदी में कहेंगे वक्रता त्रिज्या। अर्थात यहाँ पे बात करें तो द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट is called radius of curvature of a spherical mirror. It is represented by capital R. हिंदी में कहेंगे जिस गोले का दर्पण एक भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्टेक्स या पोल। वर्टेक्स या पोल की बात करें तो द मिडिल पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड वर्टेक्स और पोल ऑफ द मिरर। आगे है प्रिंसिपल फोकस। वर्टेक्स और पोल को हम हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे शीर्ष या ध्रुव कहेंगे इसको। गोलाकार दर्पण के मध्य बिंदु या केंद्र को दर्पण का शीर्ष या ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। आगे है प्रिंसिपल फोकस। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror at which ray incident on the mirror in a direction parallel to principal axis actually meet or appears to diverge after reflection from the mirror. इसे हिंदी में कहेंगे मुख्य फोकस। यह दर्पण की प्रमुख धुरी पर वह बिंदु है जिस पर दर्पण प्रमुख धुरी के समांतर दिशा में आपतित किरणें प्रतिबिंब बनाती है। प्रतिबिंब के बाद वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब हमारे पास क्या है कि हम एक मिरर बना के, स्फेरिकल मिरर बना के हम इन सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको दर्शाना जरूरी है। तो हम सबसे पहले एक स्फेरिकल मिरर बना देते हैं। देखिए यह एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D आकृति है। अब मान लीजिए इसको हम बीच में से ही काट देते हैं, इसको हम यहीं से काटते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक कर्वेचर मिलेगा। यहाँ देखिए हमने कुछ फिगर्स लाए हैं। इस फिगर्स में बात करें तो कनकेव मिरर क्या होगा? देखिए ये एक टुकड़ा है, मतलब कि खोखला स्फीयर है, खोखला गोला है। किसका? ग्लास का। ग्लास का खोखला गोला, ग्लास का खोखला गोला है। अब इसमें से हम इसका कुछ काटते हैं पार्ट, जैसे इस तरह से काटते हैं, ठीक है, और पतली सी होती है। देखिए मिरर जो होता है काफी पतला होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक गोले को आधे कर दिए और वो उसको मिरर कहने लगेंगे। मिरर में देखिएगा तो सिंपली ये जो होता है लेंथ जो होता है काफी छोटा होता है, ठीक है। चाहे एक बड़े स्फीयर का पार्ट है
नहीं, लेंथ छोटा नहीं, मतलब कि काफ़ी पतला होता है। कह सकते हैं इसकी मोटाई कम होती है। ऐसा नहीं कि बीचों-बीच में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगी। अब यहाँ से देखिए, ये आपको फिगर में, ये वाले फिगर में आपको एक कनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है? एक मिरर की, एक ग्लास की बात हो रही है। एक्चुअल में ये जो बीच में लिखा हुआ है, रखा हुआ है, ये एक स्फेरिकल ग्लास है। अब जब हम इसके किसी साइड को कोटिंग कर देंगे सिल्वर से, तो क्या हो जाएगा, यही मिरर कहलाएगा। अगर पीछे वाले पार्ट को कोटिंग कर देंगे और चाहे तो क्या हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा, और जब केव वाले पार्ट को कोटिंग कर देंगे तो कन्वेक्स हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का मिरर होता है, मतलब कि स्फेरिकल मिरर होता है, मतलब कि प्योरली एक 3D आकृति होती है, ना कि 2D, एक कर्वेचर बन रहा होता है यहाँ पे। उसी चीज़ को इसमें भी दर्शाया गया है। अब देखिए, कहने देखने से क्या लग रहा है, जो डिश एंटीना का छत्ता होता है, शेप वही है, ठीक है? लेकिन उतना बड़ा नहीं है, पतली सी है, ठीक है? और अगर डिश एंटीना भी पतली ही होती है उसकी मोटाई, अगर वो मिरर का क्या बोलते हैं, ग्लास का होता, तो वो भी एक कनकेव या कन्वेक्स मिरर होता, ठीक है? तो इस तरह की आकृति होती है। लेकिन हमारे जो मिरर लगते हैं, क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल में, कार्स में जो मिरर लग रहे होते हैं, वो काफ़ी छोटे-छोटे होते हैं, ठीक है? लेकिन उतना बड़ा भी किया जा सकता है, एक डिश के छत्ते की तरह भी किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।